हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू ट्रिक्स हाउ टू रिमेंबर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उसमें बच्चों हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज के बारे में बात किया हुआ था। आई होप आप लोगों को वो पॉइंट समझ में आ गया होगा। एंड मैंने ऑल्सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में आप लोगों को भी बोला हुआ था। आई होप आप लोगों को वो रजनीकांत वाला एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। तो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो एटॉमिक साइज जैसे हमने देखा था कि इन द बिगनिंग अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है एंड उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो 3-4 एलिमेंट के लिए कांस्टेंट रहता है। देन उसके बाद वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज़ होता है। फिर जैसे ही पीरियड वाइज आते हैं तो पहले तो इंक्रीज़ होता है, देन इसके बाद क्या होता है बच्चों, साइज़ क्या होता है, ऑलमोस्ट रिमेंस द सेम, बिकॉज वहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, जो कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है और जो न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है एंड साइमल्टेनियसली लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ऑलमोस्ट रिमेंस द सेम आता है एटॉमिक साइज। तो वो हमने कवर कर लिया था ऑलरेडी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेटालिक कैरेक्टर। ओके, तो बच्चों मेटालिक कैरेक्टर अगर बात करेंगे हम लोग, डी ब्लॉक हमें पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अच्छे मेटल्स होते हैं, क्योंकि जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सेल में एंटर करता है, एस सबसेल में एंटर करता है एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। तो ऑब्वियसली निकालना किससे इजी होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट से, एंड ऑब्वियसली डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज एस ब्लॉक एलिमेंट से छोटा होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर मेटल्स बोल लो, डी ब्लॉक मेटल्स आर लेस मेटालिक देन एस ब्लॉक मेटल्स ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, स्मॉलर साइज, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज रहता है, एंड सेकेंड इज बच्चों हाई आयनाइजेशन एनर्जी। उनके कंपैरिजन में इनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाई होता है, आई यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बोल सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट मेटल एंटर करता है, इसमें ज़्यादा कुछ लोड है नहीं। तो बच्चों इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आप ये बोल सकते हो द मेल्टिंग point and boiling point of D block elements are high due to the extra covalent bonding along with metallic bonding due to partially filled d orbitals, due to partially filled d orbitals। तो जो इसका मीनिंग क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास अगर हम लोग बोलेंगे मेटालिक बॉन्डिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्डिंग है ड्यू टू इट्स पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। देखो बच्चों, अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, लास्ट को 4s1 और एक पोटेशियम में ले लेता हूं 4s1। दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगा, अगर बॉन्डिंग देखेंगे हम लोग तो क्या बॉन्डिंग बनाएंगे ये लोग, सिर्फ मेटालिक बॉन्डिंग ही बनाएंगे। अगर मैं के और के को लेता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे दोनों, मेटालिक बॉन्डिंग ही पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, देखिए सपोज मैं क्या करता हूँ, मैंगनीज ले लेता हूँ, मैंगनीज और मैंगनीज ले लेता हूँ। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 4s2 3d5, यहाँ पे भी 4s2 3d5। तो बच्चों यहाँ पे जो d5 है ऐसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे d5 होगा। तो बच्चों यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है।
अगर पार्शियली फील्ड है बच्चों तो इनके बीच में भी एक क्या होगा, पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ऑर्बिटल्स में जब पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है, क्योंकि देखो ये दोनों अगर आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग बना के डबल बॉन्ड जैसे काम करेंगे, डबल बॉन्ड सॉरी बोल रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, तो ये दोनों शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल। तो ये दोनों भी शेयर करेंगे, अगर मान लो ये दोनों भी शेयर करेंगे, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोवैलेंट नेचर भी आ रहा है। मेटालिक बॉन्डिंग तो है, ऑब्वियसली मेटल्स है, along with that एक एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्डिंग भी आ रहा है। ड्यू टू दैट रीजन क्या होता है बच्चों, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है बच्चों, हाई रहता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में हाई होगा। तो इसलिए बच्चों जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का क्या है बच्चों, हाईएस्ट है। आपको पता होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d5, ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। और बच्चों जो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। बच्चों यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की चांस ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जिंक बहुत रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। इसलिए जिंक को नॉर्मली क्या बोलते हैं, वो बहुत इजीली वेपराइज हो जाता है, इजीली वेपराइज्ड। यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर आता नहीं है। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आएगा बच्चों, वहाँ पे क्या होगा, ये जो कोवैलेंट नेचर मैंने बोला है, कोवैलेंट एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये क्या होगा बच्चों, ये भी ज़्यादा होगा। इसको पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिख लेना। आई होप ये मेटालिक कैरेक्टर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो बच्चों एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, मान लो मेरे पास मेटल है सॉलिड, तो मेटल सॉलिड को मेटल गैस कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पे जो एंथैल्पी मुझे लगेगा, जो एंथैल्पी मुझे चाहिए होगा ये काम के लिए, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी कि सिंपली सोचो बच्चों, अगर मेरे पास यहाँ पे मेटल ऐसे हैं, एम यहाँ पे एम ले लो, यहाँ पे एम, तो बच्चों सोचो कि इनके बॉन्ड्स को हम लोग तोड़ देंगे। सिंपली ऑब्वियसली बॉन्ड्स टूटेंगे, ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो गैसेस फॉर्म में आएंगे। तो ये बॉन्ड जब तोड़ देंगे हम लोग, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वो क्या होगा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सॉलिड्स के स्टेट से उनको क्या करना है, गैसियस में कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो सिंपली बच्चों सोचो, यानी कि ये बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, ये मेटालिक बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्डिंग इस वाले केस में क्योंकि इसको तोड़ेंगे हम लोग, ये बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना हाई होगा। खुद सोच लो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, इन बॉन्ड को तोड़ के हम लोग गैसियस फॉर्म में करेंगे। तो यानी कि बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही हाई होगा। क्लियर है बात। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्डिंग भी बोल लो, एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसका ज़्यादा होगा। तो अभी हमने सीखा था कि क्रोमियम का हाईएस्ट होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद बच्चों देखते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी देखो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी हमने अभी तो नहीं, लास्ट क्लास में ही सीखा था कि जैसे बच्चों हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो बच्चों पहले क्या होता है, साइज होता है इंक्रीज, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन इट बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि साइज भी क्या हो रहा है उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। साइज जितना, देखो साइज जितना बड़ा होगा बच्चों,
उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए उतना ईजी होगा, साइज इतना बड़ा होगा, यानी कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जब हम ला रहे हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। देन इट बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली हो रहा है बच्चों साइज, क्योंकि साइज वहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देन क्या होना चाहिए था, इट शुड बी आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी इंक्रीज, ऐसे लिख देते हैं। देन आयनाइजेशन एनर्जी शुड क्या होना चाहिए बच्चों, देखो याद करो, पहले साइज डिक्रीज हो रहा था, फिर उसके बाद साइज कांस्टेंट, फिर साइज क्या आ रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा था, तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, बट ionization energy will increase due to the extra stability of completely filled and completely filled ही लिख देता हूँ, completely filled half, मतलब completely half filled and completely full filled, वो समझ जाना आप। d ऑर्बिटल फैक्टर कॉपर और जिंक के केस में आप देख रहे होंगे, जो कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो आयनाइजेशन, देखो फिर से समझाता हूँ बच्चों, पहले लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जाते हो, साइज क्या होता है बच्चों, लेफ्ट टू राइट पहले साइज होता है इंक्रीज, फिर साइज होता है डिक्रीज, फिर उसके बाद साइज रिमेन्स कांस्टेंट, फिर उसके बाद साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए बच्चों, इंक्रीज होना चाहिए पहले, फिर रिमेन्स कांस्टेंट। ये लास्ट में बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज, क्योंकि साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल फैक्टर के वजह से। अगर आप लोगों को याद होगा ये फैक्टर, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आपने, एनसीईआरटी के लास्ट पार्ट में दिया है। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कंप्लीटली फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये क्या होते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एंड स्पेशली ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसके वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे, लेफ्ट टू राइट तो आ गया, फिर बच्चों अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो पहले क्या होता है बच्चों, याद करो, साइज होता है इंक्रीज, तो ड्यू टू दैट जब हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू सेकेंड चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद बच्चों क्या होगा, साइज रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाएंगे, साइज क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, स्लाइटली इंक्रीज होता है, यहाँ पे लिख लो स्लाइटली इंक्रीज, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज होता है बच्चों, वो स्लाइट वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल्स आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक मेटल्स। और कॉज क्या होगा बच्चों, खुद सोच लो, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड सेकेंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, दे आर स्मॉल साइज। साइज छोटा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक मेटल से क्या होता है, लोअर होता है, हायर होता है बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी अगर हायर है, और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक मेटल्स का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो एस ब्लॉक मेटल से कम होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो मेटल का जब प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं बच्चों, वो मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो मेटल्स रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होंगे
डी ब्लॉक का वो एस ब्लॉक से कम होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा था कि जो मेटालिक नेचर होता है मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में, मेटल एक्टिविटी सीरीज में एस ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादा ऊपर में रहते हैं रिएक्टिविटी के केस में। तो रिएक्टिविटी ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स आर लेस देन दैट ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स। तो हम लोग ये लिख सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डी ब्लॉक metals are less than that of S block metals। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो, देन वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि डी ब्लॉक मेटल्स या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों, आपको बहुत पहले से बात पता होगा कि दे शो वेरिएबल वैलेंसीज एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज़ ड्यू टू दे आर पार्शियली और वैकेंट फील्ड ऑर्बिटल्स। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर ड्यू टू, यहाँ पे लिख लेना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ड्यू टू देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये सब अगर मैं लिखता हूँ बच्चों, आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 7 ऐसे करके बहुत सारे लिखे हैं। आप लोग इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्या करना बच्चों, लिख लेना एक बार। एनसीईआरटी में पूरा टेबल गिवन है और जिंक का एक ही गिवन होगा, कॉपर का 1 और 2 दो रहते हैं बच्चों। यहाँ पे जो आप बिलीव नहीं करोगे, आयरन का जो बच्चों 2 3 4 5 ऐसे करके दिया, 2 3 4 6 करके दिया होगा। तो बच्चों सारे ऑक्सीडेशन स्टेट उनके स्टेबल नहीं होते हैं, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट उनके क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल होते हैं। मैंगनीज का बच्चों यहाँ पे 7 तक आएगा, 2 3 4 5 6 7 तक, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है। यहाँ पे आयरन 2 3 4 6 तक भी आएगा। तो यहाँ पे सारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, स्टेबल नहीं है। उनके कुछ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जैसे कि आप नॉर्मली Fe+6 कभी भी नहीं देखोगे। एक ऑक्सीडेशन स्टेट वो आ सकता है +6 में, जहाँ पे वो अनस्टेबल होगा। लेकिन मोस्ट केस में बच्चों जो आयरन है, आयरन +2 या +3 में आपको दिखाई मिलता है। तो इसीलिए कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है जो उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, बट बुक में जो आपको गिवन होगा बच्चों दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज नॉर्मल, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर वेरी कॉमन एंड रेयर, ये भी बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन करके बुक में वो आपको मिल जाएगा देखने को। तो बच्चों इसमें पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो जो कंपाउंड का बच्चों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, the elements with higher oxidation state are found only in compounds having ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बच्चों कोई भी मेटल हो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो इनका, जो उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड नॉर्मली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही देखने को मिलता है। ये क्यों है? इट इज ड्यू टू देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या है कि जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं बच्चों, ये इनका टेंडेंसी नहीं रहता कि मैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करूं, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर कम है उनका, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स वो है नहीं, मेटालिक कैरेक्टर उनका क्या है बच्चों, कम है। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर उनका कम है एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उनका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी उतना नहीं रहता। यानी कि जिनका थोड़ा मन नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किस तरह के एजेंट्स चाहिए होंगे, किस तरह के कंपाउंड चाहिए होंगे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बच्चों, बहुत हाई होगा। तो अगर फ्लोरीन के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन के केस के लिए हाई इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा सकता है। जिनके पास टेंडेंसी नहीं है डोनेट करने को, उनसे वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन के केस में देखोगे तो क्या होगा बच्चों, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। नॉर्मली ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करता है, जो कि बच्चों स्टेबिलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो हायर, आप देख लो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, समझ जाओगे आप लोग। जैसे कि कुछ कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, MnO4O- परमैंगनेट आयन, Cr2O7 2- Fe2O3 फॉर एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x -8 इक्वल टू -1, तो इसका आ गया +7। 2x -14 इक्वल टू -2, तो x आ गया +6। 2x -6 इक्वल टू 0, तो ये आ गया +3। ठीक है, ये इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केस में बच्चों ऑक्सीजन के साथ ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कोई भी एलिमेंट का यहाँ पे, वो नॉर्मली ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड शो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू उनका डोनेट करने का टेंडेंसी उतना नहीं रहता। और खुद सोचो, अगर Mn के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि वहाँ पे, इसके बाद ये पॉइंट बोलूँगा मैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद इसके पॉइंट को और एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, एलिमेंट्स बोल लो, एलिमेंट्स छोड़ो, कंपाउंड्स बोल देते हैं। कंपाउंड्स हैविंग एलिमेंट्स विथ highest oxidation state are predominantly covalent in nature, are predominantly covalent in nature। कौन सा रूल है बच्चों, आप ये बता सकते हो? अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ऑल नॉन, मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड 100% कोवैलेंट नहीं होता। यहाँ पे बोल लो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। ठीक है, कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक होता है, कोई कंपाउंड 100% कोवैलेंट नहीं होता। तो सिंपली देखो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, आप खुद सोचो कि मेरे पास अगर यहाँ पे एक कैटायन है, मान लो यहाँ पे मैं कैटायन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक एनायन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बढ़ गया है, यानी कि ये बहुत पॉजिटिव हो गया है नेचर कैटायन। तो यहाँ पे एनायन क्या होगा, एनायन के साथ ये क्या कर सकता है, कोवैलेंट नेचर शो करेगा। आयनिक तो होगा ही, और यहाँ पे ये क्या करेगा, कोवैलेंट नेचर भी शो करेगा। नॉर्मली इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग जाएंगे नहीं, फजान रूल्स के ऊपर डिटेल्स में जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा इस कंडीशन क्या क्या रहता है उसका कंडीशन, नॉर्मली आप लोग ये जानो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगा वो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट नेचर होगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, ये सब फैक्टर्स रहते हैं। तो अगर नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन के लिए मैंने ये पॉइंट ही बोला है आपको। मान लो मेरे पास ऐसे है MnO2 MnO4 और क्या ले लेते हैं MnO। मैं यहाँ पे पूछूंगा बच्चों, यहाँ पे मुझे बता दो कि कोवैलेंट MnO4- ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल लो कि मैक्सिमम कोवैलेंट नेचर कहाँ पे होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, कोवैलेंट नेचर होगा। MnO में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, +2, MnO2 में क्या है बच्चों, +4, MnO4- में क्या है बच्चों, +7। तो ऑब्वियसली जिसका कोवैलेंट नेचर क्या हो रहा है बच्चों, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, वो क्या होगा बच्चों, कोवैलेंट नेचर होगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ऐसा होगा। और एक बात है बच्चों, आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में बताया था जब हम लोग लीविस एसिड बेस वगैरह पढ़ रहे थे। क्या आपको ये याद है कि सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा बच्चों, उतना ही इंक्रीज होगा। क्या ये बात आप लोगों को याद है?
मैंने ये पॉइंट भी आप लोगों को उस टाइम पे बताया हुआ था कि व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ will also increase। क्योंकि देखो जो सेंटर एटम है बच्चों, ये जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगा। आप इसको अगर वाटर में ऐड कर दोगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा बच्चों, बॉन्ड इजीली तोड़ देगा और OH- के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि यहाँ पे इसका एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सेंटर का बहुत रहेगा। लिविस एसिड याद करो आप लोग, यानी कि जितना सेंटर एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। सेम एग्जांपल अगर हम लोग ले लें MnO, MnO2, MnO4 माइनस, तो यहाँ पे अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट किसका होगा, MnO4 माइनस का, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +7 है, इसका क्या है बच्चों +4 है, इसका क्या है +2 है। ठीक है, आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर एसिडिक, ये क्या होगा मोर बेसिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ बात करते हैं तो ये हाईएस्ट होता, दिस वन। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है तो ये क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट होगा। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। तो नॉर्मली आपको भी पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर और उसके बाद भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग बेसिकली 2 टाइप के कंपाउंड देखने को मिलेगा हम लोगों को। नॉर्मली फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक and the second one is diamagnetic। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या होगा बच्चों, वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक के केस में बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डायमैग्नेटिक आर इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पैरामैग्नेटिक आर प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक शॉर्टकट फॉर्मूला अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों, D.P, इसको याद रखना, मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, D.P यानी कि बच्चों डायमैग्नेटिक पेयर्ड। ठीक है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, डायमैग्नेटिक होगा। यानी कि पेयर्ड हो और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, इसका मीनिंग ये है, क्योंकि आप अगर देखोगे सिर्फ सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है तो बच्चों वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। इसका मीनिंग ये है, अगर कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वहाँ पे वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, n/n+2 का √, और यूनिट क्या आता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा bm बच्चों यहाँ पे क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। तो बच्चों यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों सिंपली अगर मैं आपको ऐसे पूछूंगा, फॉर एक एग्जांपल, आप कोई भी रैंडम एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो अगर हम लोग
कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, Fe+3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो Fe+3 का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ। जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मुझे Fe+3 का मैग्नेटिक मोमेंट बता दो जल्दी से। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो बच्चों Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। नॉर्मली Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, Fe का कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s2 3d6, 4s2 3d6। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे। अगर हम लोग Fe+3 कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि ये आउटर मोस्ट है, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब खुद सोचो ना, Fe से Fe+3 होगा यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग 4s यानी कि आउटर मोस्ट। देखो इसका एनर्जी इससे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसमें लास्ट में भरता है, लेकिन आउटर मोस्ट तो यही है ना। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले इससे निकालेंगे। तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बच्चों 3d5। 3d5 को अगर ऐसे बनाओगे तो एक्चुअली देखो ये जब प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को, फिर आपको मुझे ये बताना भी नहीं पड़ेगा। 3d5 यानी कि d का 5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल ऐसे 5 होगा ये। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। तो यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, म्यू इक्वल्स टू 5 होल इंटू 5+2 का √bm बोर मैग्नेटॉन, यानी कि ये हो गया 5 × 7 विच इज √35 बोर मैग्नेटॉन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, √35 बोर मैग्नेटॉन। इसके ऊपर जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, देखते हैं आप में से कितने बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। ठीक है, ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो सही से। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानूंगा कि नहीं वो सच में थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहा है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंटरनेट से कॉपी मत करना, जल्दी से ट्राई करो, गलत हो सही हो लेकिन कमेंट सेक्शन में ट्राई करो। ठीक है तो बच्चों आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe दे दिया है √35, यानी कि पता नहीं है x+ यानी कि ये मीनिंग नहीं है कि x हो गया। जितने बच्चों ने x होल इंटू x+2 करके आंसर निकाला होगा वो गलत है, क्योंकि x+ का मीनिंग ये नहीं है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है √35, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बच्चों, √35 है। मान लो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को n ले लेता हूँ, तो n होल इंटू n+2 का √ कितना आएगा बच्चों, √35, जहाँ पे n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब खुद सोचो यहाँ पे क्या होगा, ये n होल इंटू n+2 इज इक्वल्स टू 35 हो जाएगा। और यहाँ पे n² + 2n करके मत कर देना, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो n और n+2 का वैल्यू आएगा ना वो ओनली पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला फंडा मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे n और n+2 जो आएंगे दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। अब खुद सोचो ऐसे कौन से दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 35 आता है, क्या 5 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 35 आता है। तो n हो गया 5, n+2 हो गया 7, यानी कि n क्या हो गया बच्चों, ऑब्वियसली 5 हो गया। तो n क्या मिल गया बच्चों हम लोगों को, 5, यानी कि कंपाउंड में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 4s2 3d6। हमें कितना बनाना है, Fex+ जो है, Fex+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों Fe के केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन को मैं दिखाता हूँ आपको, 4s2 1 2 3 4 5 3d6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। इसको बच्चों हम लोगों को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें यहाँ से टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हमें क्या करना है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, यानी कि यहाँ से 2 और यहाँ से 1 अगर हम लोग हटा देंगे, अगर यहाँ से 2 यहाँ से 1 हटाएंगे हम लोग तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से 2 हट गया, यहाँ से घट गया, तो क्या ये d = 5 आ गया, n = 5 आ गया।
यानी कि अगर हम लोग 3d5 में कन्वर्ट करते हैं तो n इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। n इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 आएगा। आप खुद सोचो, जब d5 होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 5 होता है। तो कौन से स्टेट में d इक्वल्स टू 5 आएगा, जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा 3। जब हम लोग Fe+3 करते हैं तो वो आता है कॉन्फ़िगरेशन 3d5, जहाँ पे n इक्वल्स टू 5 आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो x क्या आ गया, Fe3+ यानी कि x बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया +3। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों जब आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद इसमें ऐड करके बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिलेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों वो डी का बनता है बेसिकली। तो इसके बाद बच्चों हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स ये सब पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सब सीखेंगे, जिसमें एक्चुअली थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी यूज़ है, लेकिन उसको मैं एडजस्ट करके आप लोगों को पढ़ाऊँगा। सो बच्चों इसको अच्छे से नोट डाउन करके लिखना, बुक एक बार पढ़ना अच्छे से एनसीईआरटी से, और आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसको भी फॉलो अप करना, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक अच्छे से नोट्स बनाओ, सो दैट एग्ज़ाम के टाइम में आपको फियर नहीं लगेगा और पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ नीट स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए इनऑर्गेनिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।